साला डिजिटल उर्दू पर सभी नाजरीन को सलाम और आदाब। प्रोग्राम हम कलाम में नाजरीन आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ ये होगा कि वो आर्किटेक्चर में तख्लीक, थिएटर में जज्बात और समाज में इनकलाब हैं। हर आवाज़ में विजन, हर किरदार में अक़दार, हर कदम एक तहरीक। उर्दू की बका, फ़न की पहचान और माशरती इंसाफ के लिए एक अज़्म। कौन है ये शख्स? चलिए मुलाकात करते हैं जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब से। अगर 3 अल्फाज में इनका तारुफ करवाना चाहूँ तो यूँ होगा कि आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और एक्टिविस्ट, जिसके लिए वॉइस, विजन, वैल्यूज़ ही ज़िंदगी है। रायचूर की मिट्टी से बेंगलुरु के सकाफ़ती और सियासी मराकज़ तक ज़फ़र मुहिउद्दीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा ऐसे मनवाया है कि हुकूमत को उन्हें राज्योत्सव अवार्ड देना ही पड़ा। जिन रास्तों पर स्टेज नहीं था उन्होंने वहाँ स्टेज बना दिया, जिन कहानियों को कोई सुनने वाला नहीं था उन्होंने उन्हें आवाज़ दे दी। ज़फ़र मुहिउद्दीन का फ़न हमेशा अवाम के साथ रहा, इदारों के साथ नहीं। आज वो खुद बताएंगे कि उनकी इस पहचान का सफ़र कितना तवील और कितना कठिन रहा है। ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब, प्रोग्राम हम कलाम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आदाब। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी इब्तदाई तालीम और फिर कॉलेज के दिनों में भी आप जो है काफ़ी सरगर्मियों में शामिल रहे हैं, तो ये सब तजुर्बात मुख्तसरन हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। देखिए, मेरी पैदाइश रायचूर की है और वहाँ मुझे बचपन में इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया गया था, लेकिन वहाँ का माहौल उर्दू से लबरेज था, क्योंकि एक तो हैदराबाद, कर्नाटक और हमारे सभी उस ज़माने में जो उस्मानिया ग्रेजुएट्स, जिसमें आप ब्राह्मण्स को लीजिए, दलित्स को लीजिए, लिंगायत्स को लीजिए, सब लोग वहीं से उर्दू पढ़ के आए थे। और मेरे चाचा के दोस्त मुद्दना मंजर साहब बड़े अच्छे उर्दू के शायर, मेरे उस्ताद बहुत से लोग, प्राणेश राव, वेंकटेश चार और वासुदेव राव साहब, ये सब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थे। जब ये लोग गुफ्तगू करते थे और जब ये लोग बात करते थे तो ऐसा लगता था कि उर्दू के फूल झड़ रहे हैं इनकी ज़ुबान से। और मुझे ये एहसास भी नहीं था कि भाई उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान, जैसा कि लोगों की गलत फहमी है जो मुझे बेंगलोर आने के बाद महसूस हुआ वो। तो हमारे बचपन में सब उर्दू में लिखते थे, वो पढ़ते थे ख्याल। और घर में मेरे दादा ने मुझे उर्दू सिखाई। मैं स्कूल में उर्दू नहीं सीखा, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल से, क़वायद से उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, ज़माने माजी, हाल, मुस्तक़बिल। तो मेरा लगाव उर्दू से बचपन से रहा। और जब मैं स्कूल में जैसे जैसे बड़ा हुआ, मेरा होश संभालने लगा, कि चीज़ों को समझने लगा और मेरा मुशाहिदा लोगों को अपने आसपास देखने लगा, तो इस सिलसिले में मैंने एक ड्रामा देखा था, अदरक के पंजे। हैदराबाद गया था छुट्टियों में, तो वहाँ से मेरा इरादा हुआ कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे वो जो पहली चिंगारी थी ड्रामे की, वो वहाँ से शुरू हुई मेरे जहन में। लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि थिएटर क्या है। और रायचूर में कन्नड़ थिएटर समुदाय आया हुआ था, जहाँ वहाँ पी गंगाधर स्वामी, उनसे मिला। तो वहाँ मुझे थिएटर के थोड़े नशे व फराज से अंदाज़ा हुआ और रोशनास हुआ उससे। और फिर उसके बाद मुझे पीयूसी में जब मैं था 11th और 12th में, तो मैंने खुद अपने छोटे मोटे ड्रामे क्या थे, वो तो स्किट्स थे, मज़ाहिया, कुछ लिखा, पागलों का डॉक्टर, इस तरह के। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तब मुझे और कॉन्फिडेंस आया और मुझे हौसला अफजाई हुई कि मैं करूँगा। उतने में मुझे इंजीनियरिंग की सीट मिल गई। मैं बेंगलोर आना पड़ा। मैं जाना चाह रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, लेकिन मेरे भाई वगैरह ने कहा कि नहीं, तुमको इतने अच्छे मार्क्स मिले, इंजीनियर भी मिला है, मेडिसिन भी मिली है, तो क्यों नहीं करते। तो मैं आया इंजीनियरिंग करने, और इंजीनियरिंग में भी मैंने सब्जेक्ट आर्किटेक्चर चुना, क्योंकि आर्किटेक्चर पूछना चाह रही थी कि आपने आर्किटेक्चर को करियर क्यों चुना? क्योंकि मेरा मन आर्ट में था। अब वो इंजीनियरिंग मुझे बड़ी सख्त और करख्त लगने लगी थी। तो मैंने सोचा कि कम से कम आर्किटेक्चर में तो मैं अपनी ढंग की जो है नहीं बिल्डिंग्स बनाऊंगा, वहाँ कोई क्रिएट करूंगा। और
मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा था कि भाई एक बात के तुम आर्किटेक्चर में भी अपने नज़में कह सकते हो। मैं उस वक्त छोटी मोटी नज़में लिखता था। बहुत खूब। तो वहाँ से मुझे लगा कि कम से कम चलो आर्किटेक्चर के थे। मैं बाहर आना चाह रहा था, बाहर की दुनिया देखना चाह रहा था, जो मुझे बेंगलोर में मिली। और जब मेरा तारुफ बेंगलोर लिटिल थिएटर से हुआ, जो आज भी है 75 ईयर्स ओल्ड, वहाँ मैंने थिएटर का क्राफ्ट सीखा। अच्छा। वहाँ मुझे पता चला कि थिएटर है क्या। स्किट से बहुत दूर है, जहाँ लाइटिंग, जहाँ साउंड, जहाँ म्यूजिक, जहाँ डायलॉग्स, जहाँ स्क्रिप्ट्स, इन तमाम चीज़ों की बारीकियों में जाने लगा। तो फिर उसके बाद लगा कि भाई मैं हिंदी ड्रामे भी करने शुरू किया था, छोटे मोटे रोल्स कर रहा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच जो है मेरी मादरी जुबान है, जो मैं उर्दू में सोचता हूँ। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी के जज्बात मेरे समझ में नहीं आते हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप एक भिखारी का रोल अंग्रेजी में करो, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भिखारी को अंग्रेजी में भीख मांगते हुए नहीं देखा है। जी, समझ रही हैं? हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये उर्दू में कर सकता हूँ, हिंदी में कर सकता हूँ, कन्नड़ में कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे आसपास की बोली जाने वाली जुबान है। और जुबान आदमी कान से सीखता है, आंख से बहुत कम सीखता है। अंग्रेजी हमने आंखों से सीखी है, उर्दू, कन्नड़ा और दूसरी जुबानें हमने कानों से सीखी है। तो मेरी दिलचस्पी उर्दू ड्रामों की तरफ बढ़ी, और 1988 में मेरी मुलाकात हुई मिमनून सईद साहब से। वो उस वक्त लेक्चरर थे। तो उनसे मैंने अर्ज किया, तो वो मेरे साथ शामिल हुए। और उस वक्त मैं 20-22 साल का लड़का रहा होगा, वो मेरे से सीनियर थे। तो उन्होंने एक प्ले प्रोड्यूस किया, तो मैं उसको डायरेक्ट करने की जुर्रत किया। और उसमें एफटीआई के एक्टर अनिल कुमार साहब थे, और दूसरे अहमद जलीस, मिलनसार, इन सब को लेकर मैंने एक ड्रामा बनाया, दरवाजे खोल दो। और वो ड्रामा जैसे ही मैंने पेश किया गुरु नानक भवन बेंगलोर में, उसके अगले हफ्ते अदबी एडिशन में जो एक सफ़ा सालार, क्योंकि आज मैं सालार की छत के नीचे बैठकर ये बात कर रहा हूँ, तो मैं सालार का शुक्रिया अदा किए बिना अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। एक पूरा सफ़ा सालार ने मेरे ड्रामे की तारीफ में छापा, जिसमें आज़म शाहिद ने आर्टिकल लिखा, जिसमें इफ्तिखार शरीफ ने लिखा, और उस वक्त एक फरद कमाल हुआ करते थे जो आज नहीं है, उन्होंने आर्टिकल लिखा। इन सब के आर्टिकल जब मैं पढ़ा सालार में, तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। और मैं सालार का शुक्रिया अदा करूँगा कि नए लोगों को काफ़ी हिम्मत अफजाई दी सालार अखबार ने, ख़ास तौर से उर्दू के लिए, तो जिसमें मैं अक्सर रहमान खान साहब से भी मिलता रहा। और काफ़ी अच्छे एडिटर्स गुजरे सालार में, राज इम्तियाज़ साहब हुए, वो हुए, तो इन सब से मेरी मुलाकात रही। तो वहाँ से मेरी हिम्मत अफजाई हुई और मुझे ड्रामे करने का शौक़ शुरू हुआ। फिर उर्दू एकेडमी से मेरा तारुफ हुआ, और जब वहाब अंदलीफ साहब उर्दू एकेडमी में थे चेयरमैन, तब मैंने वो ज़बां मिली है मगर एक ड्रामा मैं खुद लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ बेंगलोर आने के बाद ये लग रहा था कि भाई उर्दू, जब भी मैं शूटिंग को जाता लोग बोलते कि तुर्कुर भाषे, तो मैं बोलता ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से उर्दू नॉन मुसलमानों से सीखी है मैंने। तो लोग बोलते थे कैसा हो सकता है, मैं बोला जुबान कभी किसी मज़हब की नहीं होती है, जुबान एक इलाके की होती है, जुबान का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे इस्लाम 1400 साल पुराना है और उर्दू 400 साल पुरानी है, तो उर्दू से इस्लाम का क्या लेना देना। बिल्कुल। पहले हम बच्चों के नाम अरबी में रखते थे, फिर फारसी में रखने लगे, अब उर्दू में लगते हैं। आप जापान जाइए तो जापानीज में मिलेंगे, रशिया जाइए तो उनके बच्चों के नाम रशिया में मिलेंगे, मज़हब भले ही इस्लाम क्यों ना हो। तो हमारे जहनों में बात बैठ गई है कि भाई उर्दू के नाम मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे खलती रहीं, तो मैंने वो ड्रामा लिखा, ज़बां मिली है मगर। तो जब भी समाज में कुछ भी मुझे लगता कि ठीक नहीं है, तो मैं वो बात अपने स्टेज के ज़रिए और अपने कलम के ज़रिए करने लगा। जैसे मैंने वास्तु चक्कर एक ड्रामा लिखा, चूँकि आर्किटेक्ट होने के ज़रिए जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो लोग वास्तु मेरी नज़र में एक ब्लाइंड बिलीफ है, एक अंधा अकीदा है वास्तु, कि लोगों को डराने का, कि समझाना। वास्तु सही मानों में वो है कि जहाँ
अच्छी हवा और अच्छी रोशनी आपके घर में रहे ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। उसको छोड़कर आप बोलेंगे कि भाई ये मूला वो मूला, लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। तो मैंने आर्किटेक्ट की कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर में, जहाँ पूरे आर्किटेक्ट कर्नाटक के बैठे थे, मैंने वो ड्रामा किया वास्तु चक्कर, जिसमें ये बताया कि भाई आपके कॉर्नर से कुछ नहीं होता, घर में कॉर्नर से। उस जमाने में लकड़ी के चूल्हे थे तो आप एक अग्निमूला बना दिए ताकि हवा का रुख उधर ना हो। तो ऐसी चीजें जब मुझे खलती हैं मेरे दिल में तो मैं एक ड्रामा लिख देता हूँ, या फिर मैं किसी अच्छे ड्रामे पढ़ता हूँ तो उस ड्रामे को करने की कोशिश करता हूँ। आपके ड्रामों पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रायचूर फिर बेंगलोर, तो बेंगलोर ने आपके फन को और आपकी शख्सियत को कैसे अपनाया, मैं इस पर बात करना चाहूँगी। देखिए, मैंने अभी कहा कि जैसा हिंदी में कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं, रायचूर मेरी जन्मभूमि है जी, और बेंगलोर मेरी कर्म भूमि है। बहुत खूब। तो रायचूर में मैंने जन्म लिया, लेकिन रायचूर के जो माहौल, रायचूर के जो मेरे असातिज़ा रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरी फॉर्मेटिव एज थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैं बेंगलोर आया तो यहाँ इंजीनियरिंग में मैंने और मेरे मुशाहिदे बढ़ गए, मेरे ऑब्जर्वेशंस बढ़ गए। फिर उसके बाद काम करने लगा तो यहाँ काम भी मिला मुझे। फिर यहाँ से मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में गया आर्किटेक्चर की, वहाँ 5 साल मैंने आर्किटेक्ट, डिप्टी आर्किटेक्ट काम किया, वहाँ के मेरे तजुर्बे रहे। फिर मुझे सरकारी नौकरी उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा अपना आर्ट वहाँ मुझे ये सफोकेट कर रहा था, बेचैन कर रहा था। और मुझे लगा कि मैं यहाँ आर्ट में ये है, तो चूँकि मैं वॉइस ओवर्स वगैरह शुरू कर चुका था तो मैंने उससे इस्तीफा देकर अपनी फर्म शुरू कर दी, ज़फ़र एसोसिएट। तो यहाँ से मुझे और भी आज़ादी मिली मेरे अपने काम करने में। जी, अच्छा, 2016 में आपका एनसीपीयूएल के खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, इसकी क्या तफसील है साहब? शायद 2016 है या 17 है, मुझे बराबर से याद नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक्टिविस्ट रहा हूँ, इवन सीएए के एहतजाज में भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन जब एनसीपीयूएल, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन फॉर उर्दू लिटरेचर कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है। उस वक्त स्मृति ईरानी उसकी मिनिस्टर थी ह्यूमन रिसोर्सेज की। तब उन्होंने एक इकरारनामा बनाया था, जो भी उर्दू किताब लिखेगा और उसे मॉनिटरी बेनिफिट मिलेंगे, उसको जो मुआवजा मिलेगा, तो उन लोगों से एक इकरारनामा लिया जा रहा था कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिखेंगे। जी। तो वो जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे बहुत तो ख़राब लगा कि भाई, एक आर्टिस्ट, एक पोएट, एक शायर अगर आवाज़ नहीं उठाएगा सरकार के खिलाफ तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? एक कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है, तो आप एक उर्दू राइटर को आप गला दबोच रहे हैं उसका, कि उसकी किताब को आप पैसे नहीं देंगे अगर वो नहीं लिखेगा। तो वो इकरारनामे को लेकर मैंने वैसे तो बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन ये जब प्रोटेस्ट किया तो मैं गिरीश कर्नाड साहब के पास गया। जी जी। मैं बोला, वो मेरे उस्ताद थे, उनके साथ 20 साल रहा, तो मैं बोला कि सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये तो वाकई गलत हो रहा है ज़फ़र। मैं बोला, सर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? बोले पक्का मैं आऊँगा, तुम यू शुड डू दिस, बोले वो। तो मैंने तमाम राइटर्स को, उसमें कन्नड़ के राइटर्स, अंग्रेज़ी के राइटर्स, उर्दू के राइटर्स, सबको बुला के टाउन हॉल के सामने मैंने एक एहतजाज किया कि भाई ये इकरारनामा हटा दीजिए। तो एनसीपीयूएल वालों ने वो इकरारनामा बनाया था। तो गिरीश कर्नाड साहब अपना ऑक्सीजन का पाइप, जब बीमार थे, वो ऑक्सीजन का पाइप रखते हुए वो आए मेरे एहतजाज में और शामिल किया, तो मीडिया और भी आ गया। तो इसका काफ़ी हिंदुस्तान में बात पहुंच गई, क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्डी थे गिरीश कर्नाड साहब। तो उससे मुझे बाद में फिर उन्होंने इकरारनामा बदला और मुझे एक लेटर भी आया वहां से एनसीपीयूएल। यानी इस एहतजाज का ये रिजल्ट हुआ कि हाँ, उन्होंने वो वापस ले लिया। हाँ। तो मैंने इसी तरह समाज के हर मुद्दों पर मैंने आवाज़ उठाई है, कभी स्टेज के जरिए उठाई है तो कभी सड़कों पर आकर मैंने आवाज़। आपने ड्रॉप आउट्स के लिए भी बहुत काम किया है। हाँ, वो इसलिए किया कि देखिए, मैं रायचूर से आता हूँ और रायचूर उस वक्त बहुत ही बैकवर्ड ज़िला था। तो और का ख़ास तौर से जो है नहीं, बहुत से बच्चे जो है नहीं 10th के बाद जो है नहीं आगे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ऐसे बच्चों को मैं लोकेट करता था, बेंगलोर लाता था और एक
कमरा रखा था, वहाँ उन बच्चों को रखता था और उनको कुछ सिखाता था, कुछ वोकेशंस उनको देता था। वो जिस चीज़ में, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे कैड हो, जो मैं आर्किटेक्ट था तो उनको कैड सिखाता था। इस तरह से बच्चों को लाके मैंने कुछ सिखाया। वो एक मेरा पर्सनल मामला था, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये आप अब भी कर रहे हैं? करता रहता हूँ जी, करता रहता हूँ, उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बच्चे उसमें इससे इस्तेफादा हासिल करके बाहर भी गए हैं। जी। तो आपने 2012 में प्रोबेबली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, एक स्टार कैंपेनर के तौर पर भी आपने काम किया, कांग्रेस के साथ रहे, फिर दोबारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ये पूरा सियासी सफ़र की क्या रुदाद है आपकी? देखिए, पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। कभी मैं देखता हूँ तो एक आर्टिस्ट को भी देखता हूँ, एक्टर को भी देखता हूँ, डायरेक्टर को भी देखता हूँ, और कभी मेरे अंदर एक इनकलाबी आदमी उठ जाता है, कभी कभी आवाज़ उठाता हूँ। तो जब मैं आवाज़ उठा रहा था तो लगा कि मुझे एक बड़ा कैनवस चाहिए सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। मुझे एक बड़ा कैनवस चाहिए। तब नई नई पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, जो मुझे बहुत भाई। तो उसके लॉन्च में मैं रहा 2012 में बेंगलोर से। जब घर घर गया, उसके पैम्पलेट्स बांटे, सड़कों पे ठहर के मैंने बांटे। जब योगेंद्र यादव वहां से हट गए तो मैं भी हट गया। अच्छा। रिजाइन कर दिया, फिर छोड़ा। उसके बाद फिर मुझे कांग्रेस से ये आया कि भाई तुम एक्टिविस्ट हो, आवाज़ उठाते हो, तो हमारी पार्टी के साथ क्यों नहीं आते? मैं बोला मैं ज़रूर आना चाहूँगा। कि तो तब उन्होंने मुझे स्पोक्स पर्सन बना दिया कांग्रेस का, केपीसीसी वालों ने। तो रोज़ टीवी चैनल्स में जाता था, बैठता था, बातें करता था बीजेपी की हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके ख़िलाफ़, तो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा था। फिर उसके बाद फिर वहाँ एक्टिविटी कम हो गई। फिर उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बदल गए जिन्होंने मुझे बनाया था, तो फिर मैं खामोश रह गया। फिर आम आदमी पार्टी कर्नाटक में आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप जैसे एक एक्टिविस्ट और लीडर की हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे स्टेट लेवल जो है ना वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। तो मैंने वहाँ गया, तकरीरें की, वो की इलेक्शन में। फिर उसके बाद वो पार्टी भी खामोश हो गई, तो फिर मैं वहाँ से भी हट गया। अब मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ। पिछले 1-1.5 सालों से, शायद 2 सालों से मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी आवाज़, अपने थिएटर और अपने इसके ज़रिए अपना काम करता रहता हूँ। आप 2 टर्म्स के लिए अलायंस फ्रांसे में भी जो है चेयरमैन रहे थे, इसका क्या तजुर्बा रहा आपके लिए? देखिए, मैं आर्ट और कल्चर मेरे दिल के करीब है, और वो अलियांस फ्रांसे मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वहाँ एक ऑडिटोरियम है, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, इंडो फ्रेंच कल्चर। तो मेरा जाना अब से नहीं, 25-30 साल से मैं अलियांस फ्रांसेस में अपने ड्रामे करता रहा। किसी ने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं यहाँ कंटेस्ट करते इलेक्शन? मैं बोला मुझे ये सब, आज तक मैं कोई इदारों में ऐसा नहीं गया प्रेजेंट। तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई नहीं, आप जैसे आदमी को आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही अपनी अर्जी डाल दी। तो मुझे क्या पता था, ये लोग मुझे चेयरमैन ही बना दिए वहाँ इलेक्ट करके। वहाँ बड़े काबिल लोग हैं, IAS, IPS और बहुत से, जैसे चिरंजीवी सिंह साहब वहाँ के 12 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो IAS ऑफिसर हैं। तो मैं और भी खुश हो गया कि भाई चलो, इतने बड़े इदारे का, इंडो फ्रेंच इदारे का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। तो काम किया, तो फिर दूसरी बार फिर इलेक्ट हुआ मैं वहाँ से। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी अपना थिएटर किया वहाँ रहकर, काफ़ी प्लेज मैंने प्रोड्यूस किए वहाँ रहकर, बनाए, शोज़ किए उसके। ना सिर्फ वहाँ, रंगशंकरा, जागृति थिएटर, बहुत से थिएटरों में मैंने अपने शोज़ किए। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप है आपका, तो ये आपने कब, ये उन्हीं दिनों की बात है? इन्हीं दिनों। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप मेरा बहुत पुराना है जी। देखिए, मैं समझता हूँ ये 20 साल पुराना मेरा थिएटर ग्रुप है, 20 साल से भी ज़्यादा है। तो जब मैं अपना ग्रुप बनाया तो मैं यूं ही कर रहा था, मैंने कोई ग्रुप रजिस्टर नहीं किया, नाम रखा था कठपुतलियां थिएटर ग्रुप। तो बाद में मैंने उसका ट्रस्ट बनाया, कठपुतलियां थिएटर, क्योंकि गिरीश कर्नाड साहब ने मुझसे कहा था कि भाई तुम इसकी बॉडी बनाओ और इसको ये रखो। तब मैंने वो किया। उसके बाद मुझे उर्दू एकेडमी से काफ़ी मदद मिली हर ड्रामे को मेरे, चाहे टीपू सुल्तान के ख्वाब हो, चाहे शादी की किरकिरी हो, चाहे जिसने लाहौर नहीं देखा हो, हर मेरे ड्रामे को उर्दू एकेडमी ने मेरा साथ दिया। हर साल मैं समझता हूँ तकरीबन 20 साल से उर्दू एकेडमी मेरे ड्रामों को कहीं ना कहीं मेरी मदद करती रहती है। आपने कई ड्रामों में अदाकारी की है, हिदायतकार भी रहे हैं,
स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। सवाल ये है कि क्या एक आर्किटेक्ट होने के नाते उर्दू के अल्फाज और प्ले राइट्स को ऐसे तरतीब दिया जैसे किसी बेहतरीन इमारत की मंसूबाबंदी की जा रही हो? देखिए, मैं थिएटर, फिल्म्स और आर्किटेक्चर को एक ही तरह का मानता हूँ। जैसे हम आर्किटेक्चर में वर्किंग ड्राइंग करते हैं, वो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट जैसे बनती है, फिर हम उसको एक अमली जामा पहनाते हैं बिल्डिंग की शक्ल में। उसी तरह हम शूटिंग में जाकर जो है नहीं, वो किरदार जो हमारे जहन में पले बड़े हैं, उन किरदारों को हम जो है ना एक शक्ल देते हैं, तब वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा फॉर्म इख्तियार करता है, स्ट्रक्चर बन जाता है और कहानी कहने का जरिया है। हम अपनी बात किरदारों के जरिए कहलवाते हैं और उनको उस माहौल में ले जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि जब टीपू सुल्तान को हम टीपू सुल्तान के माहौल में सुनाएंगे। जैसे मुझे दखनी जुबान से बड़ा इश्क है। बिल्कुल। जैसे टीपू सुल्तान के ख्वाब में मैंने बेंगलोर, देवनहल्ली, कोलार की दखनी का इस्तेमाल किया था मैंने। फिर शादी की किरकिरी जो हैदराबाद के बैकग्राउंड में लिखा था, सादिका पीर भाई का प्ले, उसका तर्जुमा भी मैंने उर्दू में किया। जैसे ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, उसका तर्जुमा भी मैंने उर्दू में किया, जिसको सिद्धरामैया साहब ने रिलीज़ किया था बैंक्वेट हॉल में। उर्दू एकेडमी की तरफ से वो किताब छपी थी। फिर बाद में राधा कृष्णा पब्लिकेशन की तरफ से हिंदी में वो किताब छपी, जो बिक रही है अब। तो मुझे जब भी जो चीज़ दिल को छू गई और उस पर मैंने काम किया, और दखनी तो मेरे बहुत करीब है क्योंकि दखनी के बड़े फॉर्मेट्स है। मुझे लगता है किसी मौर्रिख ने कहा कि दखनी बीजापुर के कोर्ट से शुरू हुई। तो मुझे उर्दू का जो बेसिक फॉर्म है, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि चावल बिना पॉलिश किए हुए चावल, वो दखनी उर्दू है। बाद में उसको लोगों ने पॉलिश करके सारी दुनिया में फैलाया, तब उसको शक्ल दी। जैसे लखनऊ में आप उर्दू सुनते हैं तो उसका बेसिक फॉर्म, क्योंकि वली दखनी की अगर आप गज़लें सुनेंगे या फिर कुली कुतुब शाह की आप गज़लें सुनेंगे तो आपको यहाँ का दखन फॉर्म उसमें मिलता नजर आएगा। बिल्कुल। आप फिल्मों में, दस्तावेजी फिल्मों और टीवी के लिए भी डबिंग और नरेटिंग के तजुर्बात के बारे में बताएं, बशमूल स्वराज नमहा के साथ। देखिए, वो ऐसा हुआ कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ इतनी पावरफुल है, इतनी अच्छी है। एक बार एक डायरेक्टर मुझे मिल गए थे, वो नागेश साहब बस स्टॉप पे खड़ा था, तो आर नागेश कन्नड़ के मशहूर, वो कन्नड़ा नाटक एकेडमी में भी रहे। उन्होंने कहा कि जफ़र निम वॉइस चनागिदे। बोला ठीक है सर, अब बोलते हैं आवाज़ अच्छी। नहीं, यू कैन डू सो मच विथ योर वॉइस। मैं बोला क्या कर सकता हूँ? बोले तुम थिएटर में तो कर ही रहे हो और थिएटर से तुम्हारी आवाज़ और मैच्योर होगी, लेकिन तुम एडवर्टाइजमेंट्स में अपनी आवाज़ दे सकते हो, डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ दे सकते हो। मुझे पता नहीं था कि कैसे देते हैं। गया मैं कुछ स्टूडियोज़, लोग बोले तुम्हारी आवाज़ अच्छी है लेकिन हम फिर बुलाएंगे तो रिजेक्ट कर देते थे। बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना काफ़ी नहीं है, आपकी अदायगी, आपका मॉड्यूलेशन और आपका डिक्शन, जिस जुबान में आप बात कर रहे हैं उसका डिक्शन आपको चाहिए अच्छा। तो ये चीज़ें मैंने नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्रीज़, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखकर मैंने सीखा। फिर उसके बाद लोगों ने सराहा। गिरीश कर्नाड साहब को तो मेरी आवाज़ बेहद पसंद थी। उन्होंने स्वराज नामा एक सीरियल बनाया, डॉक्यू सीरियल इंडियन इंडिपेंडेंस पर, जिसमें अमरीश पुरी भी थे, ओम पुरी भी थे, दोनों अच्छी आवाज़ के मालिक थे। लेकिन गिरीश कर्नाड ने कहा कि नहीं ज़फ़र, तुम इसका नरेशन करोगे। आज यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और उसको लिखा था शमा जैदी ने, एम एस सत्यू साहब की जो अहलिया हैं शमा जैदी, जो भारत एक खोज वगैरह लिखी हैं इनके साथ, श्याम बेनीगल के साथ, उनकी स्क्रिप्ट और गिरीश कर्नाड का डायरेक्शन, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। आवाज़ के नशेबो फराद, इवन मालगुडी डेज की डबिंग वाज माय वर्कशॉप, जहाँ मैं हर एपिसोड में आवाज़ देकर सीखा। बाद में फिर उसके डायलॉग्स भी लिखे। तो इन तमाम लोगों से, शंकर नाग से, गिरीश कर्नाड से, एम एस सत्यू साहब से, ऐसे स्टालवार्ट्स के साथ रहकर उनकी सोबत में रहना ही अपने आप में एक तदरीस होती है, एक इल्म आपको मिलता है। बहुत खूब।
आपने द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान का भी तर्जुमा किया, जी। आपके और दीगर तर्जुमे भी हैं, तो इस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। देखिए, मैंने बहुत से स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं हम्म, सीरियल्स के लिए, डायलॉग्स हम लिखे उस पर भी हैं, बात लेकिन करेंगे। अब बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मालगुडी डेज एक ऐसा सीरियल है जो आज भी लोगों को याद है, तो मैं बात करता हूँ। मैंने सारा जहां हमारा में काम किया है, मैंने परकीज डायरी में काम किया है, बहुत से साउथ परेड सीरियल में मैंने काम किया है। तो कितने सीरियल का जिक्र करूं, छोटी मोटी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए। जैसे आखिरी मेरी फिल्म शकीला थी, जिसमें मैंने रीचा चड्डा और पंकज त्रिपाठी के साथ किया। कन्नड़ फिल्मों में भी मैंने छोटे रोल्स किए, लेकिन मुझे फिल्म का मीडियम उतना नहीं भाया जितना मुझे स्टेज मुझे जो जोश देता है, और जब ऑडियंस मेरे सामने तालियां बजाती है। तो और मैंने बहुत कम थिएटर में एक्टिंग की है, ज़्यादा मैंने डायरेक्शन और लिखा है। जैसे एक्टिंग मैंने जिक्र गालिब में की है, गालिब का किरदार जो बहुत मशहूर रहा, जो दुबई में मैंने किया। और हाल ही में मैंने एक ड्रामा किया, एक एक्टर की मौत, जिसमें मैंने दो ही कैरेक्टर हैं उसमें। उसमें एक डॉक्टर कविता जिंदल जो उन्होंने मेरे साथ उसका ईरा का रोल किया, और मैंने अक्षय का रोल किया। दो कैरेक्टर का बहुत अच्छा ड्रामा है वो, एक एक्टर की मौत। हमने आपका ड्रामा देखा जिक्र गालिब, पहले हमने सबसे पहले तो भारत भूषण को देखा था बतौर गालिब, फिर आते हैं नसीरुद्दीन शाह, फिर आपको जब हम स्टेज पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गालिब अगर रहे होंगे तो हूबहू ऐसे रहे होंगे। तो आपने पूरी तरह उस कैरेक्टर को आपने पेश किया। देखिए, तो जब से मैंने होश संभाला, वैसे मैंने इकबाल को भी पढ़ा है, अल्लामा इकबाल को, लेकिन गालिब से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद जो गुलजार साहब का सीरियल आया मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने किया, वो तो मुझे और भी गालिब की किताबें पढ़ने पर मजबूर किया। तो जब मैंने गालिब के खुतूत पढ़े तो मुझे लगा कि क्या अदायगी है और क्या अक्कासी है। मतलब 19वीं सदी, जब म्यूटिनी जिसे अंग्रेज़ों ने कहा कि 1857 में जो गदर हुआ, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो गदर नहीं है, मैं तो उसको जंग आज़ादी की पहली लड़ाइयों में से मानता हूँ। तो वहाँ मुझे गालिब साहब बहुत मुतासिर किए। जो वीरान हो रही है दिल्ली पर, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुतूत लिखे, तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर कुछ करूं। तो पहले सोचा सिर्फ खुतूत पढ़ूं, फिर सोचा नहीं, एक गज़ल गुलकार को बिठाकर गज़लें गाऊं, फिर उसके बाद कहा कि भाई लोग उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फिर मैंने उसमें एक रखासा को रखा जो उनके अशार की रक़्स में बयानी करती है। तो उसको कोरियोग्राफ नंदिनी मेहता ने किया, स्मिता श्रीनिवासन ने उसको बहुत अच्छी तरह डांस करके पेश किया, और रघुपति झा ने उसकी गज़लें गाई। तो एक बहुत अच्छा शाहपारा बन गया वो ड्रामा। तो आज भी मेरे दिल के अजीज़ करीब है। और जब मैं गालिब का चोला पहनता हूँ और स्टेज पर जाता हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गालिब मेरे मुझ पर तारी हो गए हैं। बहुत खूब। अच्छा, आपका एक ड्रामा ख़वातीन के मसाइल पर भी है, मैं इस ड्रामे पर बात करना चाहूँगी। ये कौन सा ड्रामा था और इसकी तहरीक आपको कैसे मिली? देखिए, मैं ड्रामे सागर सरहदी साहब के भी किया हूँ, गिरीश कर्नाड के किया हूँ, असगर वजाहत के भी किया हूँ, और मृणाल माथुर के मैंने ड्रामे किए हैं, सौरभ श्रीवास्तव साहब के मैंने ड्रामे किए हैं। लेकिन अक्सर ड्रामों में कहीं ना कहीं वुमेन एलिमेंट रहे हैं मेरे, जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे शादी की किरकिरी में सरताज बेगम का किरदार जो इन्होंने लिखा था सादिका पीर भाई ने। लेकिन मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि उर्दू का ड्रामा पर्दा गफलत करने की। अच्छा, एक बहुत अच्छा उर्दू का ड्रामा है, शायद वो निसाब में भी है उर्दू के। और एक ड्रामा, मुझे औरतों के मसाइल अच्छे इसलिए लगते हैं कि भाई, जैसे इस्मत चुगताई मेरी बहुत फेवरेट राइटर रही हैं, और हमेशा औरतों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। चाहे अमृता प्रीतम लो, इन सब के मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कितना करूँगा। देखिए, अब तक मैंने शायद 20-25 ड्रामे करे। एक ड्रामा करने के लिए बहुत वक्त लगता है, फिर उसके बाद वो किरदार, वो एक्टर्स बिखर जाते हैं, फिर उनको जोड़ो। तो अब मेरे जहन में एक और कैरेक्टर चल रहा है, वो है महमूद गावा। अच्छा, जो बीदर में गुजरे हैं। उनका एक मदरसा, उस दौर में एक मदरसा रहा है, जिसको चंद्रशेखर कंबार ने कन्नड़ में लिखा, जिसका उर्दू का तर्जुमा माहिर मंसूर ने किया है।
तो वो ड्रामा करने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है। टीपू सुल्तान के बाद उस पर मेरा काम चल रहा है। अगर हुकूमत कर्नाटक उसको फाइनेंस करती है या उर्दू एकेडमी उसको फाइनेंस करती है तो वो करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, गिरीश कर्नाड, एम.एस. सत्यू और शंकर नाग जैसे अदाकारों के साथ आप काम कर चुके, बल्कि फनकारों के साथ काम कर चुके हैं, तो ये तजुर्बात आपके कैसे रहे? देखिए, कहा ना मैंने कि उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और मैं खुद को जो है बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि ऐसे लोगों का साथ मिला और इनके साथ उठा बैठा, इनके साथ काम किया, उनके डायरेक्शन में मैंने काम किए हैं। गिरीश कर्नाड के साथ तो एक सीरियल में भी मैंने काम किया। उनका जो प्ले बिखरे बिंब, उसमें मैं अरुंधति नाग के साथ हूँ स्क्रीन पर, और जो आखिरी प्ले उन्होंने लिखा तालीकोटे की जो लड़ाई थी उस पर, तालीकोटे क्रॉसिंग, उसमें इंग्लिश का नाम है और कन्नड़ा में उसका नाम है राक्षस तंगड़ी। जो लास्ट प्ले में मैं गिरीश कर्नाड साहब के साथ बैठ के लिखता था उनके सीन्स, जैसे वो डायरेक्ट करते थे, तो उन्होंने अपने दिबाचा में फॉरवर्ड में भी मेरा नाम लिखा है। वो किताब आपको दस्तयाब होगी। वो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि गिरीश कर्नाड जैसी शख्सियत मेरा नाम अपने फॉरवर्ड में लिखते हैं। आपने इतने सारे किरदार अदा किए, आपका अपना पसंदीदा गालिब के अलावा और कौन सा किरदार रहा है? देखिए, मुझे टीपू सुल्तान हमेशा अट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान को अगर मैं सोचूं, वो 50 साल भी नहीं जिए। उनकी उम्र जो है 49 तक रही, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर कहाँ कहाँ पहुंचा है। और उस जमाने में उनका जो कम्युनिकेशन था फ्रांस के साथ, इंडो फ्रेंच रिलेशन जो आज हैं, उसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने डाली। टीपू सुल्तान ने बहुत सी चीज़ों की बुनियाद डाली। जैसे आज सिल्क की इंडस्ट्री आपके कर्नाटक में है, तो वो टीपू सुल्तान की ही देन है, जो चाइना से उन्होंने वो लाए। और क्योंकि यहाँ की फिज़ा और क्लाइमेट हमवार थी, तो उन्होंने ऐसी बेंगलोर और चन्नपट्टनम और उसके आसपास की जो क्लाइमेट है, वहाँ उन्होंने रेशम के कीड़े पैदा किए। तो टीपू सुल्तान के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हिंदुस्तान के लिए। तो वो किरदार मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है। अच्छा। तो और जब गिरीश कर्नाड ने उस पर लिखा, तो मेरा तो दिल रहा नहीं कि मैं कहा कि भाई इस पे ऊपर करूँगा। तो उसी तरह मेरे दूसरे बहुत से किरदार हैं। जैसे वो किरदार है असगर वजाहत का, जहाँ वो पार्टीशन में एक बुढ़िया जो हिंदू औरत है, जिसको लोग सब ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई तुम आ जाओ यहाँ हमारे साथ इंडिया को, पाकिस्तान छोड़कर, तो लाहौर नहीं छोड़ती है। वो किरदार मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसलिए मैंने जिसने लाहौर नहीं देखा वो प्ले मैंने बनाया। तो जब कोई किरदार मुझे छू जाता है और कोई राइटर की राइटिंग मुझे छू जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे, मेरे जहन में और भी बहुत से प्लेस हैं। विजय तेंदुलकर के प्लेस हैं मेरे पास, बादल सरकार के प्लेस हैं। लेकिन एक आदमी अपने लाइफ टाइम में कितना कर सकता है? कोई ऐसा राइटर है जिनके साथ आप करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे आइंदा अपने प्रोजेक्ट्स पर? मतलब आप अब जो लिविंग राइटर की बात कर रही हैं, कॉन्टेम्पररी राइटर्स में मैं बात कर रही हूं। देखिए, अभिषेक मजूमदार एक बहुत अच्छा प्ले राइट है, जो बेंगलोर के हैं। वो काफ़ी कुछ ड्रामे लिख रहे हैं। उनका एक ड्रामा मुझे बहुत, ईदगाह के जिन, और वो बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, बहुत उम्र में बहुत यंग है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अभिषेक मजूमदार का कोई काम मैं करूं। अच्छा, बताओ, रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, उर्दू अदब के फ़रोग़ के बारे में आपका क्या विजन है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू से बचपन से मेरी मोहब्बत थी। हालांकि वो उर्दू मीडियम नहीं पढ़ा हूँ मैं, लिखता पढ़ता सब हूँ, और उर्दू एकेडमी से मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। मुझे पता नहीं था कि जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मुझे, शायद मेरे उर्दू ड्रामे वगैरह देखकर उन्होंने मुझे उर्दू एकेडमी में मेंबर बनाया। लेकिन उर्दू एकेडमी में जब से मैं आया हूँ, अब हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब खाजी, मौलाना खाजी साहब, वो भी काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब लगता है कि ज़रा ड्रामों का चस्का लगा है मेरे गालिब देखने के बाद, दूसरे ड्रामे देखने के बाद। वो भी चाहते हैं कि भाई, मैंने उनके उर्दू एकेडमी में एक प्रपोजल भी दिया है कि देखिए, मैं उर्दू एकेडमी में बहैसियत ड्रामा निगार हूँ, तो मेरा काम है कि मैं जहाँ तक हो सके उर्दू के असनाफ में से जो एक सिन्फ है ड्रामा, उसको मैं फ़रोग़ दूँ। तो मैंने एक प्रपोज़ल भी दिया है ताकि उर्दू स्कूलों में जो
तलबा और तालिबात जो ड्रामा में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए मैं कुछ वर्कशॉप्स करूं। और पता नहीं, अगर मैं 100 बच्चों की वर्कशॉप करता हूं तो उसमें 1-2 बच्चे आगे चलकर या 5 बच्चे आगे चलकर उर्दू ड्रामे को जिंदा रखें, क्योंकि ड्रामा एक ऐसा क्या बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको जिंदा रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। आज जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं आपको सालार डिजिटल से दे रहा हूं, तो अब लोग जो है नहीं फिंगर टिप्स पर सब चीज़ें चाहते हैं। स्टेज तक चलकर आने की उनके पास उतना वक्त नहीं है। और अब आप लोग तो देखिए 2 मिनट की रील्स में फंसे हुए हैं, तो 1 घंटे का ड्रामा दिखाना उनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन बट इस सिन्फ को छोड़ना नहीं है, इसको जिंदा रखना है। और ख़ासतौर से उर्दू ड्रामे, एक ज़माने में आगा हशर कश्मीरी को लीजिए आप, या फिर पारसी थिएटर को लीजिए जहाँ से फिल्मों का जन्म हुआ। फिल्में, ज़्यादातर फिल्में जब शुरू हुई लाहौर में, हमारी हिंदुस्तानी फिल्में, बाद में बॉम्बे में आई, तो पारसी थिएटर से ही शुरू हुई। आलम आरा को लीजिए आप, जो पहली हिंदुस्तानी फिल्म है, उर्दू फिल्म, जिसमें जुबैदा ने रोल किया था। तो हमें इस ड्रामे को, उर्दू ड्रामे को जिंदा रखना है, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत हमें कुछ बजट भी दे, उर्दू एकेडमी भी कुछ बजट दे, ताकि हम इस सिन्फ को स्कूलों तक ले जाएं, गांव-गांव तक ले जाएं और इसको जिंदा रखें। जी, बहुत खूब। अच्छा, अब बात करते हैं आपके राज्योत्सव अवार्ड की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपको राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, मैं इस बारे में ये पूछना चाह रही थी कि आपको ये अवार्ड जो है रायचूर से और मजमूई ज़ुमरे में आपको दिया गया है, इसकी क्या तफसील है? देखिए, मुझे ये 1 नवंबर को अवार्ड दिया गया 2025 में। कुछ 20-25 दिन पुरानी बात है। मुझे 31 तारीख की शाम को फ़ोन आता है सालार के रिजवान साहब का कि ज़फ़र साहब मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारक दे रहे हैं रिजवान साहब? बोले आपको राज्योत्सव अवार्ड मिला है। बोला मैं तो उछल गया अपनी कुर्सी पर, क्या बात कर रहे हैं, आपको यकीन है, पक्का है बात ये? बोले हाँ। बोला मुझे तो कोई इत्तला नहीं आई। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और आप। मैं बोला देखिए फिर भी देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑर्डर बना है कि नहीं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि, क्योंकि इस मरतबा ना तो लोग किसी से एप्लीकेशन लिए, क्योंकि वो लोग कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट वाले ढूंढे हैं कुछ लोगों को अपने अपने इलाके से। जब उन्होंने बताया कि मुझे रायचूर के ज़मरे में जो है डिस्ट्रिक्ट से ये अवार्ड दिया गया, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो मेरा पैदाइशी गाँव है। तो फिर रायचूर के तमाम अखबारों के फ़ोन आने शुरू हो गए मुझे, और मुझे खुद नहीं मालूम, जब मैं अवार्ड लेने गया तो तब मुझे पता चला कि मुझे मजमूई एतबार में जिस तरह से वो अनाउंसर अनाउंस कर रही थी, तो शायद उनको लगा होगा कि भाई ये आर्किटेक्ट भी है, ये वॉइस में भी अपना काम करता है, थिएटर भी करता है, एक्टिविज़म भी करता है, पोइट्री भी लिखता है। तो शायद उन्होंने मुझे ये संकीर्ण जो उनकी कैटेगरी है कन्नड़ा में, उसमें मुझे ये अवार्ड दिया गया। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, और मैं हुकूमत कर्नाटक का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतने बड़े अवार्ड से नवाजा। आज रायचूर बड़ा खुश है। मैं हाल ही में रायचूर गया था, तो हर जगह मेरी तहनीती जलसे, इतने जलसे, और सड़क भर में मेरे बैनर्स और उन चीज़ों से रायचूर को सजाया गया था। तो ये मेरे लिए वाकई बाइस मसर्रत की बात है। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपने थिएटर के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, अलॉन्ग विथ एक्टिविज़म और आर्किटेक्चर। आपको लगता है कि आपको थिएटर कैटेगरी में मिलना चाहिए था ये अवार्ड रादर देन मिस्टर इंडिया? देखिए, पता नहीं उनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि मैंने सुना कि 60 मेंबर्स की कमेटी थी जिन्होंने पूरे कर्नाटक में तमाम लोगों को, किसी को फोक आर्ट में, किसी को थिएटर में, किसी को कन्नड़ा थिएटर में, किसी को उसमें तुलु में, किसी को वो कूर्गी भाषा में, कर्नाटक के तमाम ज़मरों में जो है ना, उन्होंने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं उन्होंने चुन के वोट दिया है। अब जब मुझे उन्होंने चुना है तो शायद पता नहीं किस में चुना, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई सिर्फ एक कैटेगरी में। मेरा दिल, मैं वो फैज़ साहब की नज़म मुझे याद आती है, अक्सर मैं कोट करता हूँ
कि मैंने अपनी ज़िंदगी इतना बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट था, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में ज्वाइन हुआ था, तो मैंने 5 साल रिज़ाइन कर दिया। तो मेरे घर वाले बोले कि तू बेवकूफ़ है क्या, इतनी अच्छी नौकरी तूने रिज़ाइन कर। तो मैंने हमेशा वही किया है जहां मेरा दिल मुझे ले गया है। मैंने ज़्यादातर मेरी दिल की सुनी है और बहुत कम मैंने अपनी दिमाग की सुनी है। तो फैज़ साहब का वो नज़म है जो कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तो मैंने ज़िंदगी भर वही किया है। इश्क का मतलब मेरा, आप गलत मानों में मत लीजिए कि इश्क का मतलब मेरा ये है, कभी थिएटर से इश्क किया, कभी मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ और वॉइस की दुनिया से इश्क किया, कभी आर्किटेक्चर से इश्क किया, तो कभी पोइट्री उर्दू के मुशायरों से उससे इश्क किया। तो जहाँ जहाँ मेरा मन मुझे खींच के ले गया, मेरा दिल मुझे खींच के ले गया, मैं वहाँ चला गया। और आज शायद इसी का नतीजा है कि जो हुकूमत कर्नाटक ने मुझे इतने बड़े अवार्ड से नवाजा है। कर्नाटक में तो कन्नड़ थिएटर बहुत जोरों पर है। हाँ जी। क्योंकि कन्नड़ थिएटर के साथ एक बात ये है कि उनको क्या कहेंगे कि भाई ओकेशनल और काम मिल जाता है कन्नड़ सीरियल्स में, कन्नड़ फिल्मों में। ये बच्चे जो आते हैं कन्नड़ थिएटर से, आप रविंद्र कला क्षेत्र चले जाइए, कैंटीन में बैठिए, तो आपको काफ़ी एस्पिरेंट लड़के लड़कियां आपको मिलेंगे जो कन्नड़ थिएटर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद वहाँ से उनको रोजी रोटी के लिए उनको या तो सीरियल्स मिल जाते हैं, कुछ बच्चे थिएटर में रहते हैं। कर्नाटका में थिएटर बहुत अच्छी है। जैसे आप नीनासम को लीजिए शिमोगा में, और जैसे आप हमारे प्रसन्ना साहब को लीजिए, ये सब लोग बहुत मेहनत, बीवी कारण से, और बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है कर्नाटक में जो कन्नड़ थिएटर के लिए। उर्दू थिएटर कर्नाटका में बहुत कम रही है, तो तकरीबन ना के बराबर है। अब अगर उर्दू थिएटर को सरकारी कोई मदद या माली मदद मिलेगी तो थ्रू कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जरिए ही मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एकेडमी बनाई है। ये बड़ी बात है कर्नाटका सरकार की कि पिछले जब सरकार थी बीजेपी की, तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तश्कील भी नहीं हुई थी। अब ये सरकार कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तश्कील की है, और कर्नाटका उर्दू एकेडमी काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स कर रही है, ना सिर्फ ड्रामे के बल्कि मुशायरे कर रही है, उर्दू के बच्चों को उर्दू सिखा रही है। 30 दिन का कोर्स उन्होंने बनाया है। तो जाहिर है अब मुझे जो भी मदद मिलेगी वो शायद उर्दू एकेडमी से ही मिलेगी। कर्नाटक गवर्नमेंट आपको एक्सक्लूसिवली, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, चाहे कोई भी थिएटर हो, कन्नड़ थिएटर हो, उर्दू थिएटर हो, तेलुगु थिएटर हो, तमिल थिएटर हो, यहाँ तो काफ़ी ज़ुबानें आपकी बोली जाती हैं। कर्नाटक में तुलु है, कोंकणी है, कूर्गी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हुकूमत भी कितना करेगी, जब तक कॉरपोरेट बॉडीज़ अपने CSR फंड, जो सोशल कॉज के लिए उनके फंड्स होते हैं, तो CSR फंड्स जब तक ये ऐसे आर्ट्स को, जैसे मान लो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूज़िक है, या फिर आपका लिटरेचर है, चाहे उर्दू हो, कन्नड़ हो, या फिर थिएटर हो, इन लोगों के लिए जब तक CSR फंड्स नहीं मिलेंगे, हमारा फलना फूलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो करती है, सरकार की तरफ से नाटक एकेडमी है कर्नाटक की, सरकार की तरफ से साहित्य एकेडमी है कर्नाटक की, सब लोग अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कन्नड़ा बुक अथॉरिटी भी है हमारे पास कर्नाटका में, तो किताबें लिखने वालों के लिए है। तो उसी तरह मैं तो समझता हूँ कि भाई यहाँ मैं सरकार की फैसिलिटीज से तो खुश हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि कॉरपोरेट अगर और उसको स्ट्रेंथन करे तो और भी अच्छे प्रोग्राम्स डेवलपमेंट हो सकती है। नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं जनरेशन को, आने वाले लोगों को कुछ कहूं। बस आप पूछ रही हैं तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सब लड़के और लड़कियों को, जहां मैं स्कूल जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं गेस्ट बनकर, तो यही बोलता हूं कि आप अपने दिल की सुनो। क्योंकि पेरेंट्स को भी मैं वहां बोलता हूं कि बच्चों पर फोर्स मत कीजिए। देखिए, हम जो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं IT इंडस्ट्री बहुत ल्यूक्रेटिव है, तब बच्चे आप एकेडमी भेजें। जब बच्चा पढ़ेगा, जब IT इंडस्ट्री ठंडी हो जाएगी या कोई और शुरू हो जाएगी, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप ये देखकर बच्चों को मत बनाइए। आप बच्चों को छोड़ दिए, उनको क्या पसंद है। अगर शाहरुख खान के वालिद शाहरुख खान को अगर फोर्स करते तो आज इतना बड़ा एक्टर नहीं होता हो। एक मामूली सी मिसाल दे रहा हूं मैं। तो
बच्चे जहाँ चाहते हैं, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, जैसे मेरी बेटी पेंटिंग में है तो मैं उसको पेंटिंग, एक बेटा मेरा एक्टिंग में दिलचस्पी है तो उसको मैंने एक्टिंग में करने के लिए, एक बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है तो दुबई में काम कर रहा है। तो बच्चे जो चाहते हैं, माँ बाप को भी ये सलाह देनी चाहिए बच्चों के अलावा कि वो बच्चों को कभी रोके ना। अब जैसे मीडिया है, लोगों को लगता है मीडिया क्या है, लेकिन आज मीडिया इतना बड़ा हो गया है और इतना, तो बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, थिएटर के मामले में मैं कहता हूँ कि आजकल बच्चे थिएटर करना नहीं चाहते क्योंकि उनको बहुत लेबोरियस लगता है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत है, वो करो के गाकर खुश हो जाते हैं, नहीं, आपको किसी अच्छे उस्ताद के पास हिंदुस्तानी संगीत सीखिए, किसी अच्छी कथक डांसर के साथ जाके कथक, आपको लगेंगे 5 साल 10 साल, लेकिन वक्त गुजरेगा। लेकिन एक तबला सीखना है आप, या थिएटर में एक्टिंग सीखनी है आपको, तो अच्छे उस्तादों के पास जाइए, अच्छे थिएटर ग्रुप्स में जाइए, सीखिए, क्योंकि कोई भी आर्ट आपके लिए बेकार नहीं होगा। मैं समझता हूँ रोजी रोटी के लिए जितना कमाना है कमा लीजिए, लेकिन अपने शौक को पनपने दीजिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये शौक आपको जिंदा रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, साला डिजिटल की दावत कबूल करने के लिए, हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आपको ये मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबीहा फातिमा को इजाज़त दें। शुक्रिया।